चलिए तो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के समय जो दक्षिण भारत में दो प्रमुख राजवंश उदय हुए थे, दो साम्राज्य बने थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित हुए थे। ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये 1336 में स्थापित हुआ था, वहीं जो बहमनी साम्राज्य है ये 1347 में स्थापित हुआ था। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य स्थापित होता है 1336 में और 1646 तक चलता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के अगर हम देखें तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था वो था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, तो ये हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन दोनों को क्या है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने कैद कर लिया था और इस्लाम धर्म अपनाकर, मतलब इन्हें कन्वर्ट करके इस्लाम में वापस इन्हें दक्षिण भारत की कमान सौंप दी थी। इन्होंने क्या किया, जब दक्षिण भारत में आए तो इनके एक गुरु थे विद्यारण्य, तो विद्यारण्य की शरण में आए। विद्यारण्य की सलाह से, विद्यारण्य के कहने पर इन दोनों ने वापस से हिंदू धर्म अपना लिया और दक्षिण भारत में एक नए साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो कब की? 1336 में। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। किसकी सलाह पे? विद्यारण्य, इनके गुरु विद्यारण्य की सलाह पे, हरिहर और बुक्का ने। तो इनकी जो इन्होंने राजधानी बनाई वो बनाई थी हम्पी को। किसको बनाई थी? हम्पी को। जो हम्पी है वो आज भी है, कहाँ है? कर्नाटक में है। और किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इनकी जो भाषा थी, राजकीय भाषा की अगर हम बात करें तो वो तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु। और अगर हम इनकी करेंसी यानी कि मुद्रा की बात करें तो इनकी मुद्रा थी पेगोड़ा। क्या थी? पेगोड़ा। अब जो ये हरिहर और बुक्का थे, इनके पिताजी का नाम था संगम। क्या था? संगम। उसी के नाम पर पहले राजवंश की स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर साम्राज्य में हम 4 वंशों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो संगम, दूसरा सालू, फिर तुलु और अराविडू। तो संगम, सालू, तुलु, अराविडू। संगम, सालू, तुलु, अराविडू। संगम, सालू, तुलु, अराविडू। संगम वंश है। ये संगम वंश कब से कब तक चलता है? तो संगम वंश चलता है 1336 से 1485 तक। सालू वंश कब तक चलता है? 1485 से 1505 तक। तुलु वंश कब से कब तक चलता है? 1505 से 1570 तक। और अराविडू वंश 1570 से 1646 47, मतलब जहां तक भी हो वो आखिरी में खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं बचता। तो इसके लास्ट सीमा कोई नहीं, ठीक है ना। तो संगम, सालू, तुलु, अराविडू 4 वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश के संस्थापक कौन थे? वही हरिहर और बुक्का। तो संगम वंश का पहला शासक बनता है हरिहर। कौन बनता है? हरिहर। तो हरिहर के बारे में पहली बात यही है कि ये पहला शासक था। दूसरी बात यह है, इसी के टाइम पे, इसी के दरबार में एक था सायान नाम का एक लेखक था, जिसने क्या है, जो वेद थे, वेदों पर टीका लिखा। इसके अलावा हरिहर के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। दूसरा शासक बनता है बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट, ये हरिहर प्रथम था, ये बुक्का प्रथम है, ठीक है ना। तो बुक्का प्रथम हरिहर प्रथम के बाद बनता है, ठीक है। इसके बारे में क्या खास बात है? इसने एक उपाधि धारण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नाम की इसने उपाधि धारण की थी। किसने? बुक्का फर्स्ट ने। इसके अलावा क्या है, इसी के टाइम पे जो रायचूर दोआब है, रायचूर दोआब किसको बोलते हैं हम? रायचूर दोआब बोलते हैं जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है उसके बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब को लेकर जो विजयनगर साम्राज्य था और इसी के उत्तर में जो बहमनी साम्राज्य था, दोनों के बीच में लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चलता है। और उस संघर्ष की जो शुरुआत है वो बुक्का फर्स्ट के टाइम पे हुई। तो बुक्का फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य का शासक था, इसके किसी न किसी से संघर्ष हुआ होगा। तो उस टाइम, मतलब इस टाइम पे जो बहमनी साम्राज्य का शासक था उसका नाम है मोहम्मद शाह प्रथम। तो मोहम्मद शाह प्रथम, तो बुक्का फर्स्ट का टकराव होता है मोहम्मद शाह प्रथम से और मोहम्मद शाह प्रथम द्वारा बुक्का प्रथम को हरा दिया जाता है। तो बुक्का प्रथम किससे हारा था? मोहम्मद शाह प्रथम से हार गया था।
टुबुक्का प्रथम, इसके बारे में यही चीज याद रखना। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। रायचूर दोआब का संघर्ष इसी के टाइम पे शुरू हुआ था। इसके अलावा इसके आगे अगर हम बढ़े तो इसके आगे शासक बनता है देवराय प्रथम। कौन बनता है? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। देवराय प्रथम, यहां पर भी रायचूर दोआब वाला संघर्ष जारी रहा और इसका टकराव किससे हुआ? फिरोज शाह बहमन। किससे हुआ? फिरोज शाह बहमन से। तो फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को हरा दिया और देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया? फिरोज शाह से। तो इनके बीच में जो युद्ध होता है ना, उसे सोनार की पुत्री का विवाह, सोनार की पुत्री के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देवराय प्रथम के बारे में और क्या खास बात है? एक इटली का यात्री आया था एक यहाँ पर, निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी किसके टाइम पे भारत आया था? तो निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के टाइम पे भारत आया था। निकोलो कोंटी इतावली यात्री था, मतलब कि इटली का यात्री था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा पर हरिद्रा नामक एक बांध बनवाया था और इससे क्या है? नहरें निकाली थी। तो सबसे पहली बार नहरें किसने निकाली? देवराय प्रथम ने। इसके अलावा देवराय प्रथम के बारे में खास बात क्या है? इसने जो तुर्क धनुर्धर है और जो मुस्लिम घुड़सवार है उनको अपनी सेना में शामिल किया। पहली बार देवराय प्रथम ने शामिल किया, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसने शामिल किया, मतलब बहुत बड़ी संख्या में, तो वो देवराय द्वितीय है। इसके बाद जो बनते हैं, ठीक है ना। तो देवराय प्रथम के बारे में यही है कि फिरोज शाह से टकराव हुआ, ठीक है ना, सोनार की पुत्री का विवाह, ठीक है ना, युद्ध के नाम से जाना जाता है। इटावली यात्री आया, हरिद्रा बांध और तुर्क घुड़सवार। इसके अलावा देवराय प्रथम के बारे में कुछ खास नहीं है। इनके बाद देवराय प्रथम के बाद जो शासक बनता है वो था देवराय द्वितीय। कौन बनता है? देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय शासक बनता है देवराय प्रथम के बाद। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, गजवेटकर। गजवेटकर मतलब कि हाथियों का शिकारी। गज किसको बोलते हैं? गज, हाथी को। तो गजवेटकर की उपाधि धारण की थी उन्होंने, हाथियों के शिकारी के नाम की उपाधि धारण की थी। ये अपने ही जो सिंहासन था उसके साइड में एक कुरान की प्रति रखते थे। इन्होंने मस्जिद का निर्माण भी करवाया था और यह एक सहिष्णु शासक थे। सहिष्णु शासक थे मतलब कि हिंदू मुस्लिम में कोई भी ज्यादा भेदभाव नहीं करते थे और काफी अच्छे शासक थे। अगर हम देखा जाए संगम वंश में, तो संगम वंश में सबसे योग्य और महानतम शासक हुए हैं कौन? देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय के बारे में सबसे ज्यादा तुर्क धनुर्धर वो जो शामिल किए वो इन्होंने किया। और एक फारसी यात्री आया था इन्हीं के टाइम पे, अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक यात्री किसके टाइम पे आया? तो देवराय द्वितीय के टाइम पे आया। गजवेटकर की उपाधि दी थी, कुरान रखते थे, मस्जिद का निर्माण भी करवाया था इन्होंने, योग्य शासक था अब्दुल रज्जाक, इन्हीं के टाइम पे भारत आया था। इसके अलावा इनके बारे में कुछ खास नहीं है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो इनके बाद जो शासक बनता है वो बनता है मल्लिकार्जुन। कौन बनता है? मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन अगला शासक बनता है। मल्लिकार्जुन शासक एक अयोग्य शासक था, इनके बारे में कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ, इनके टाइम पे महुयान नाम का एक चीनी यात्री भारत आया था। इसके अलावा और मल्लिकार्जुन के बारे में कुछ खास नहीं। इसके बाद संगम वंश का अंतिम शासक कौन? अंतिम शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय बनता है। ये क्या थे? अंतिम शासक थे, ठीक है ना। इनकी हत्या कर दी थी, किसने की थी? नरसिंह सालू ने। तो नरसिंह सालू ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी और इस हत्या करने को ही हम कहते हैं प्रथम बलापहार। प्रथम बलापहार, ठीक है ना। इसके बाद द्वितीय बलापहार भी होता है। तो प्रथम बलापहार जब विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या नरसिंह सालू द्वारा की जाती है तो प्रथम बलापहार कहा जाता है इसे। इसके बाद अब नया वंश यानी कि दूसरा वंश। तो पहला वंश हो गया संगम वंश, दूसरा वंश कौन सा है? सालू वंश। तो सालू वंश की स्थापना करता है कौन? नरसिंह सालू। तो सालू वंश आ जाता है। सालू वंश जो कब से कब तक? 1485 से 1505 तक सबसे छोटा जो वंश चला वो यही चला था। तो इसमें केवल दो ही राजा हैं, एक तो वही नरसिंह सालू और दूसरे कौन है? इमादी नरसिम्हा। तो नरसिंह सालू के बारे में बस वही याद रखना है, संस्थापक थे। इमादी नरसिम्हा के बारे में भी कुछ खास नहीं है, ये अंतिम थे। इसके अलावा इमादी नरसिम्हा के टाइम पे ही 17 मई 1498 को भारत में जो वास्को डिगामा है वो पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचा था। कौन? वास्को डिगामा। कब? 17 मई 1498 को। कहां पर? कालीकट केरल में।
और कहां पर, जमोरिन के दरबार में। जमोरिन, जमोरिन इसी का एक क्षेत्रीय शासक था, इसी के अंडर में कार्य करता था। तो जमोरिन के दरबार में कौन पहुंचता है 17 मई 1498 को, वास्को डी गामा, इम्मादी नरसिम्हा के टाइम पे। इम्मादी नरसिम्हा को निपटा देता है, कौन निपटाया, इसको निपटाया वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। और इस निपटाने को ही, मतलब कि जब इमादी नरसिम्हा की हत्या की वीर नरसिंह ने, तो इसे कहा जाता है बलापहार, बलापहार द्वितीय, मतलब कि द्वितीय बलापहार कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद नए वंश की शुरुआत हो जाती है, तो सालू वंश की समाप्ति होती है। अब सालू वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, तुलु वंश, तुलु वंश। तो तुलु वंश का संस्थापक कौन था, तो तुलु वंश का संस्थापक था, तुलु वंश कब से कब तक, 1505 से 1570 तक, ठीक है ना। तुलु वंश का संस्थापक कौन, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, और यही पहला शासक बनता है। तो वीर नरसिंह के बारे में क्या खास बात है, वीर नरसिंह के बारे में खास बात यह है कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर थे, उनके साथ इसके अच्छे संबंध थे। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है कृष्णदेव राय, KDR, कृष्णदेव राय। कब से कब तक, 1509 से 1529 तक, लगभग 20 साल तक इनका शासनकाल रहा। और ये केवल तुलु वंश के नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, सबसे योग्य शासक थे। कौन, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के बारे में जानने के लिए और समझने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो KDR मतलब कि कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक ये रहते हैं। इनके बारे में देखो खास बात क्या है, इन्हीं के टाइम पे कौन आया था भारत में, बाबर। बाबर कब आया था, 1526 में। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा है कि मैं जब भारत पे आक्रमण किया, मैंने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, कृष्णदेव राय। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, कृष्णदेव राय, ठीक है ना। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने जो रायचूर दोआब वाला संघर्ष चल रहा था विजयनगर बहमनी से, तो इन्होंने उसे निपटा दिया, रायचूर दोआब को अपने कब्जे में कर लिया। और आंध्र भोज, आंध्र भोज और अभिनव भोज, आंध्र भोज और अभिनव भोज नाम की दो उपाधियां धारण की, किन्होंने, कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय के टाइम पे ही जो बहमनी साम्राज्य है वो 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया, मतलब कि वो टूट गया। किसके टाइम पे, कृष्णदेव राय के टाइम पे। तो कृष्णदेव राय, ठीक है ना, सबसे महान शासक थे, सबसे योग्य शासक थे। आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। ना सिर्फ ये शासक थे, शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे। और एक खास बात है कि शतरंज का आविष्कारक राज्य विजयनगर साम्राज्य को ही कहा जाता है। तो शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे कौन, कृष्णदेव राय। इसके अलावा ये एक प्रसिद्ध कवि भी थे, मतलब काफी अच्छे लिखते भी थे, और इनकी कई सारी किताबें भी हैं। अगर हम देखें तो इन्होंने संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं में लिखे हैं। इन्होंने एक अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है तेलुगु में। और जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम और उषा परिणय, उषा परिणय इन्होंने लिखी है संस्कृत में। और ये तेलुगु भाषा और तेलुगु साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक भी थे, इसलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इन्हीं के दरबार में 8 तेलुगु के बड़े बड़े कवि रहते थे, जिन्हें कहा जाता था अष्ट दिग्गज। क्या कहा जाता है, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज में 2 प्रमुख थे, एक तो थे अलसी पेडन्ना, कौन थे, अलसी पेडन्ना और तेलानी रामा, तेलानी रामा। तो अलसी पेडन्ना और तेलानी रामा। अलसी पेडन्ना ने 2 किताबें लिखी थी, एक तो मनुचरित, क्या लिखी थी, मनुचरित, और क्या लिखा था, हरिकथा, मनुचरित और हरिकथा। और तेलानी रामा ने क्या लिखा था, पांडुरंगा महामात्र, पांडुरंगा महामात्र। और बारबोसा नाम का पुर्तगाली यात्री किसके टाइम पे आया था, कृष्णदेव राय के टाइम पे ही आया था। इसके अलावा कृष्णदेव राय के बारे में जानना जरूरी नहीं है। कृष्णदेव राय के बाद में जो शासक बनता है भारत का, वो कौन, मतलब कि विजयनगर साम्राज्य का, वो कौन बनता है, अच्युत देव राय, अच्युत देव राय, अच्युत देव राय बनता है। अच्युत देव राय एक अयोग्य शासक था, लेकिन खास बात इसके टाइम पे ये है कि इसके टाइम पे एक महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर नाम के अधिकारी, मतलब नाम के पद का सृजन हुआ था। और नुनीज, नुनीज नाम का एक पुर्तगाली यात्री किसके, अच्युत देव राय के टाइम पे ही भारत आया था। अच्युत देव राय के बाद जो शासक बनता है वो बनता है सदाशिवराव। कौन बनता है, सदाशिवराव, सदाशिवराव,
सदाशिवराव। तो सदाशिवराव शासक बनता है किसके बाद में? अच्युतदेव राय के बाद में। इसी का प्रधानमंत्री यानी कि जो सेनापति था वो कौन था? राम राय। राम राय ने कोशिश की थी जो बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े हैं, बीदर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और अहमदनगर, उनको आपस में फूट डाल दी जाए और वो आपस में ही खत्म हो जाएंगे, फिर ये क्या कर लेंगे, उन पे शासन कर लेंगे, उन पर राज कर लेंगे। लेकिन राम राय की जो इच्छा थी वो असफल रही और ये बुरी तरह पछताया। और 1565 में एक भयानक युद्ध होता है दक्षिण भारत में। बहमनी साम्राज्य का एक महासंघ बनता है जिसमें 5 राज्यों में से 4 जो राज्य हैं बहमनी साम्राज्य के, वो एक साथ आकर विजयनगर साम्राज्य को टक्कर देते हैं और विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर ध्वस्त हो जाता है और इसके बाद कभी विजयनगर साम्राज्य उठकर खड़ा नहीं हो पाता है और यहीं से इसके पतन की शुरुआत हो जाती है। कहां पर? 1565 में। तो इस युद्ध का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? तालीकोटा। तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी या बनीहट्टी, ये तीनों एक ही युद्ध के नाम है। तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध 1565 में किस किस के बीच में? सदाशिवराव के जो सेनापति और राम राय और वर्सेस मतलब कि कौन था इनके विपरीत में? इनके विपरीत में 5 जो बहमनी साम्राज्य हैं, 5 बहमनी राज्य हैं, उनके में से 4, उनमें से राज्य कौन? एक तो बीदर, एक बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो ये 4 आए थे किसको? इनको निपटाने के लिए। इनको निपटा दिया। राम राय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद राम राय का जो भाई था उसका नाम था तिरुमल। क्या नाम था? तिरुमल। तो जो तिरुमल है, तिरुमल सदाशिवराव को लेके जाता है कहां पर? पेनुकोंडा। पेनुकोंडा मतलब कि उनको अपनी राजधानी हम्पी छोड़कर पेनुकोंडा जाना पड़ता है। किनको? तिरुमल को और सदाशिवराव को। और आखिरकार 1570 में सदाशिवराव को शासक से गद्दी से हटाकर तिरुमल शासक बनता है और तिरुमल द्वारा चौथे राजवंश की स्थापना होती है जिसे हम बोलते हैं अराविडु वंश। किसकी? अराविडु वंश की। और इस अराविडु वंश का पहला शासक तो यही था। अंतिम शासक कौन था? रंगा थर्ड मतलब रंगा तृतीय, श्री रंगा तृतीय भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, श्री रंगा तृतीय। तो ये अंतिम था, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर चारों वंश कौन सा? संगम, सालू, तुलु, अराविडु। संगम, सालू, तुलु, अराविडु खत्म होते हैं और आगे हम कुछ और चीजें थोड़ी सी और देख लेते हैं। यहाँ पर 2 व्यवस्थाएं बड़ी फेमस थी। कौन कौन सी? एक तो नायंगर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था। देखो नायंगर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था क्या थी? नायंगर व्यवस्था जो उत्तर भारत में इक्ता व्यवस्था थी उसके समान थी। मतलब कि यहाँ पर अधिकारियों को क्या? एक भूमि दी जाती है, उस भूमि को कहा जाता है अमरम। क्या कहा जाता है? अमरम। तो ये भूमि दे दी जाती थी और उन व्यक्तियों को नायंगर कहा जाता था और इन्हीं पर नियंत्रण, इन्हीं का रखरखाव मतलब देखभाल के लिए एक जो पद बनाया गया था, कौन था? महामंडलेश्वर। वो अच्युतदेव राय के टाइम पे बना था, वो यही था, ठीक है ना। और आयंगर क्या होता था? आयंगर 12 व्यक्तियों का समूह होता था जो ग्रामीण प्रशासन को देखता था और उस समय ग्राम को उर बोला जाता था। क्या कहा जाता? उर। तो सबसे छोटी इकाई उर थी। आयंगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है और नायंगर व्यवस्था एकता प्रणाली या सामंती व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा आपको विजयनगर साम्राज्य में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे साम्राज्य के बारे में जो है हमारा बहमनी साम्राज्य। कौन है? बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए इसका जो संस्थापक था, इसका संस्थापक था बहमन शाह या फिर हसन गंगू या फिर जफर खान। बहमन शाह, हसन गंगू या जफर खान, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। कब? 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। राजधानी क्या बनाई थी इसमें? राजधानी बनाई थी गुलबर्गा। राजधानी किसको बनाया था? गुलबर्गा को। और इनकी भाषा क्या थी? भाषा थी इनकी मराठी और इनकी जो मुद्रा क्या थी? वो थी हूड। क्या थी? हूड। मुद्रा क्या थी? हूड, ठीक है ना। तो संस्थापक बहमन शाह था। तो पहले यहां पर देखते हैं तो इसमें 6 प्रमुख सुल्तान या शासक हुए हैं। तो पहला जो बनता है वो बनता है बहमन शाह। तो बहमन शाह क्या था?
संस्थापक था, ठीक है ना। और इसके बचपन का नाम क्या था? जफर खां या हसन गंगू, जफर खां या हसन गंगू, ठीक है ना। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। दूसरी खास बात क्या है, दूसरा जो सुल्तान बनता है, शासक बनता है, वो कौन था? तो बहमन शाह के बाद बनता है मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम। ये वही है जिसने बुक्का फर्स्ट से रायचूर दोआब के लिए लड़ा था। तीसरा बनता है फिरोज शाह बहमन, फिरोज शाह बहमन। ये वही है जो देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह करके आ गया था, ठीक है ना। चौथा कौन बनता है? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को संत वली या संत अहमद की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। पांचवा कौन बनता है? पांचवा बनता है हुमायूं। ये हुमायूं बाबर का पुत्र नहीं है, यह है अलाउद्दीन हुमायूं। किसका? बहमनी साम्राज्य वाला, शिहाबुद्दीन के बाद जो शासक बनता है, ठीक है ना। इसे, ये बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए इसे जालिम की उपाधि दी गई है, और इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है इसके आलसीपन के कारण, ठीक है ना। और जो छठा और अंतिम शासक बनता है हुमायूं के बाद, वो कौन बनता है? कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह। तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जो बहमनी साम्राज्य है वो 5 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो इन 5 टुकड़ों के नाम, यहाँ पर उनकी स्थापना किसने की, और वहां पर कौन सा वंश चल रहा था, ये याद रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 कौन कौन थे? तो ट्रिपल बी मतलब बी बी बी, जी ए, बी मतलब कि बीदर, बी मतलब कि बीजापुर, बी मतलब कि बरार, जी मतलब कि गोलकुंडा, और ए मतलब कि अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है ना। तो बीदर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर। बीदर में जो वंश था वो था बरीद शाही। कौन सा था? बरीद शाही वंश। बीजापुर में था आदिल शाही। कौन सा वंश था? आदिल शाही। बरार में कौन सा था? इमाद शाही। तो बरार में था इमाद शाही वंश। गोलकुंडा में कौन सा वंश था? गोलकुंडा में था कुतुब शाही वंश। कौन सा वंश था? कुतुब शाही वंश। और अहमदनगर, अहमदनगर में कौन सा वंश था? अहमदनगर में वंश था निजाम शाही, निजाम शाही, ठीक है ना। और इनके संस्थापक कौन कौन थे? तो जो बरीद शाही वंश है, बरीद शाही वंश का था अमीर उल बीदर, अमीर उल बरीद, अमीर उल बरीद। किसका? बीदर, बरीद शाही का। आदिल शाही का कौन था? यूसुफ, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। इमाद शाही का कौन सा था? फतेह उल्लाह इमाद शाह। कुतुब शाही का कौन सा था? कुली कुतुब शाह। निजाम शाही का कौन था? मलिक अहमद, मलिक अहमद। देखो इनके बारे में कुछ और बस थोड़ी सी चीजें, जैसे कि बीजापुर है तो मोहम्मद आदिल शाह, इसके बाद जो अगला शासक बनता है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? तो गोल गुंबद बीजापुर में उसका मकबरा है, ये पूछा गया है कई बार। इसके अलावा जो एक कुली कुतुब शाह है, इसने हैदराबाद शहर बसाया, और हैदराबाद में जो 4 मीनार बनी है वो किसने बनाई थी? ये गोलकुंडा के शासक कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह ने। इसके अलावा हमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य समाप्त होते हैं। इसके बाद हम आगे की चीजें बाद में पढ़ते हैं।